नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे सेक्टर्स के बारे में होगा जो सेक्टर से आपको दूरी बना रखनी है और कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में भी बात करने वाला हूं जिन सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है। अभी तक 50 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, 3.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इंडिया में यह आंकड़ा कुछ दिनों से तो अपरंपार बढ़ रहा है। 5 से लेकर 6,000 केस हर दिन आ रहे हैं। ऐसे में 3400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो 1 लाख पार ऐसे केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा केस आने बाकी हैं और इसके बाद रिसेशन का माहौल 100% आएगा ही आएगा। तो ऐसे में दोस्तों, कैसे कैसे सेक्टर्स होंगे जो अंडर परफॉर्म रहेंगे, ओवर परफॉर्म रहेंगे या फिर स्टेबल रहेंगे, आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। तो ऐसे सीरीज में दोस्तों पहले उन सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, वो सेक्टर्स होंगे पेट्रोलियम सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर जैसे और भी कई सारे सेक्टर्स हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सारे सेक्टर्स के नाम इसलिए लिए क्योंकि ये सारे सेक्टर्स को देश का एक गरीब से गरीब आदमी भी एफोर्ड कर सकता है और ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना इस धरती पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो देश का गरीब से गरीब भी इसको छोड़ नहीं सकता। क्या आप शैम्पू लगाना, साबुन लगाना या फिर कुछ खाना बंद कर दोगे, या फिर आप कोई बिस्कुट लेना या फिर कुछ भी वेफर्स खाना बंद कर दोगे? क्या आप गेहूं, चना, धान, मक्का, आटा खाना बंद कर दोगे? ऐसे में दोस्तों रिटेल सेक्टर आ जाता है, एफएमसीजी मार्केट आ जाता है। अगर एफएमसीजी मार्केट चलेगा तो डायरेक्टली रिटेल सेक्टर चल जाएगा, रिटेल सेक्टर चलेगा तो एफएमसीजी मार्केट चल जाएगा। ऐसे में दोस्तों एफएमसीजी और रिटेल मार्केट कोई देश के अमीर लोगों को टारगेट नहीं करता है, ये देश के अमीर से अमीर तो देश के गरीब से गरीब लोगों को टारगेट करता है। मतलब इसमें सारे कैटेगरी के लोग आ जाते हैं क्योंकि हर एक आदमी को इस चीज की जरूरत है। ऐसे में अगर हमको एक ओवरव्यू निकालना है तो ये सेक्टर हमेशा से परफॉर्म अच्छा करते आए हैं। आने वाले दिनों में भी, रिसेशन के माहौल में भी ये सेक्टर आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप लिख के ले लो, जिसमें डीमार्ट आ जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाएगा, जिसमें डाबर आ जाएगा, ऐसे कई सारे और भी स्टॉक आ जाएंगे जिसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। आने वाले कुछ सालों में भी, रिसेशन के माहौल में भी आप ये सेक्टर पे थप्पा लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, एफएमसीजी मार्केट कोई 10 लाख या 20 लाख रुपए की चीज नहीं बेचता। एफएमसीजी मार्केट 1-2 रुपए के भी चीजें बेचता है, 5 रुपए 10 रुपए की भी चीजें बेचता है। ऐसे में दोस्तों कोई भी ये चीजों को एफोर्ड कर सकता है। अब दोस्तों, इसमें दो से कुछ सेक्टर हो जाएंगे, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम सेक्टर, जिसका मैंने नाम लिया। पेट्रोलियम सेक्टर के बिना तो 100% ये देश चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल ये सब तो चाहिए ही चाहिए देश को। कच्चा तेल का भाव गिर चुका था, लेकिन दोस्तों अभी आपको देखने को मिला था कि 800 रुपए तक प्रति बैरल का दाम हो गया था कच्चा तेल का। आज वो 2400 रुपए तक पहुंच चुका है, लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने के बाद ही। यानी आप समझ जाओ कि कितना तेज इसमें उछाल आया है और आने वाले कुछ दिनों में भी ये उछलेगा ही उछलेगा। इसीलिए दोस्तों, कच्चे तेल की डिमांड तो 100% देश में बढ़ने ही वाली है। आप इसमें भी थप्पा लगा सकते हो, जिसमें ओएनजीसी आ जाएगा, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, कई सारे और भी स्टॉक्स आ जाएंगे, रिलायंस आ जाएगा। इसमें 100% आप इस पे थप्पा लगाओ। अब अगर इसमें पेट्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में बात करूं तो आज इस दुनिया में, इंडिया में ही नहीं, इस दुनिया में इतने सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर के जिसको आप नाम भी नहीं ले सकते हो। आप इमेजिन भी नहीं करोगे इतने सारे पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट हैं। आप एक ड्रम लेते हो, वो पेट्रोकेमिकल का है। पीवीसी पाइप लेते हो, वो पेट्रोकेमिकल का है। आप वेफर्स खाते हो, उसकी प्लास्टिक रैपर होते हैं, वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बनता है। आप पॉलिथीन लेते हो, वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बनता है। आप टायर यूज करते हो, आप बैटरी के केसिंग यूज करते हो, वो भी पेट्रोकेमिकल सेक्टर से ही बनते हैं। एचडीपी प्लास्टिक, एलडीपी प्लास्टिक, हर एक चीज पेट्रोकेमिकल सेक्टर से ही बनते हैं। आप रोड भी बना दोगे तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से ही रोड बनते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उससे रोड बनते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप पेट्रोकेमिकल सेक्टर को तो भूल 100% नहीं सकते हो, क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल बिकने शायद बंद हो सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट बिकने कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजों की देश को डिमांड है, देश को जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर 100% आने वाले कुछ दिनों में परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। आप लिख के ले लो। इसमें दोस्तों मैंने अब बात किया है एनबीएफसी सेक्टर के बारे में और बैंकिंग सेक्टर के बारे में। इसमें दोस्तों हमको एक दिमाग से सोचना चाहिए
कि कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, इसके बाद देश में रिसेशन आएगा और हर एक देश की यह प्राथमिकता होगी कि हमें इस देश की इकोनॉमी को बचाना है। और अगर इस देश की इकोनॉमी को बचाना है तो इस देश में क्रेडिट फैसिलिटी को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आम आदमी के पास पैसा जाएगा तो देश का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और देश का कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब आम आदमी के पास पैसा जाएगा। आम आदमी के पास पैसा कब जाएगा? जब आम आदमी को यह लगेगा कि वो पैसा लेने में मुझे कुछ फायदा हो रहा है। अब दोस्तों एक सीधी सी बात आपको मैं बता देता हूं कि कोई अगर आम आदमी कोई जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर कुछ कारणवश उसको लोन चाहिए, तो उसको अगर लोन 10-15% पे मिलेगा तो वहीं पे अपना लोन की डिमांड को खत्म कर देगा, क्योंकि इतना महंगा लोन अगर लेने जाएगा तो उसको तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, हर जगह से घाटा होगा। ऐसे में दोस्तों आरबीआई 100% मेरे मानने में फैसला तो लेगी ही लेगी कि देश में लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए, ताकि देश में मनी का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ा रहे, जिस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले और ज्यादा से ज्यादा रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटो सेक्टर और भी कई सारे सेक्टर्स उभर पाए, क्योंकि ये दो सेक्टर जो एनबीएफसी सेक्टर हैं और बैंकिंग सेक्टर हैं, इन्हीं दोनों सेक्टर पे देश के सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट है। कॉर्पोरेट भी लोन ऐसे ही लेगा या फिर एक आम आदमी भी लोन ऐसे ही लेगा अगर उसको लेने लायक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ही। ऐसे में दोस्तों मैंने इसीलिए ये सारे सेक्टर्स पे 100% थप्पा लगाने के लिए आपको ओपिनियन दिया है कि आप ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिन सेक्टर से आपको दूर रहना है। वो होगा एविएशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, या फिर आपको ऑटो सेक्टर हो जाएगा या फिर रियल एस्टेट सेक्टर हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो वापिस से कोरोना वायरस के चपेट में आए। इस वजह से साल 1.5 साल तो 100% जो कोई टूरिज्म या कोई घूमने के लिए प्लान बना रहा होगा वो तो 100% अपना प्लान बंद ही कर देगा, ऐसा आप लिख के ले लो। ऐसे में एविएशन सेक्टर का मार्केट ठप होने वाला है। दूसरी बात, टूरिज्म सेक्टर का मार्केट ठप होने वाला है। जैसे मान लो अगर ओयो मार्केट में लिस्टेड होती ना, तो मैं आपको 100% ना ही कहता वो स्टॉक लेने से, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को टारगेट करता है। ये सेक्टर 100% गिरता ही गिरता, क्योंकि लोग घर में बंद रहना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय के दुनिया में घूमें। ऐसे में दोस्तों ये 3 सेक्टर तो 100% मार खाने वाले हैं साल 2 साल के लिए। आप लिख के ले लो, ये सेक्टर से आपको दूरी तो 100% बनाए रखनी है। जैसे कुछ होटल्स के बिजनेस हो गए, इंडियन होटल्स हो गए, ऐसे में आपको जैसे मान लो आईआरसीटीसी हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआरसीटीसी गिरेगा, ये अच्छा स्टॉक है, ये 100% उठेगा, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि कौन से सेक्टर्स के जरिए लोग घूमना पसंद करते हैं। जैसे कॉक्सन किंग हो गया था अभी, हालांकि वो एक बेकार स्टॉक ही है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ऐसे में कई सारे स्टॉक्स और भी हो गए, ओबेरॉय होटल्स हो गए या फिर आईटीसी के होटल्स हो गए। ऐसे में दोस्तों ये सारे स्टॉक्स तो 100% साल 2 साल के लिए अंडर परफॉर्म ही रहने वाले हैं। अब दूसरी बात तो ये दोस्तों कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात कर लें और ऑटो सेक्टर के बारे में बात कर लें। ऐसे में दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर और ऑटो सेक्टर का गहरा नाता है। वो नाता कैसा है कि ये दोनों महंगे सेक्टर हैं। कैसे महंगे हैं कि इस दोनों सेक्टर को देश का आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 10-20 रुपए की चीज नहीं है, 10-15 लाख की चीजें हैं। कोई गाड़ी आपको 10-15 लाख की मिलेगी, कोई घर आपको 25-30 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी आम आदमी 100 बार सोचेगा ये सारे चीजों को लेने से, खरीदने से। आप 10 रुपए के शैंपू खरीदने में नहीं सोचोगे, लेकिन 10 लाख के घर खरीदने में 100% सोचोगे, क्योंकि ये आप इसमें आप एक मोटा पैसा लगा रहे हो। इसीलिए दोस्तों 100% देश में ये दोनों सेक्टर्स तो अंडर परफॉर्म रहने ही वाले हैं। ये परफॉर्म करेंगे नो डाउट, लेकिन इनको उभरते टाइम लगेगा। और इसमें दोस्तों गवर्नमेंट अगर कुछ मेजर्स लेगी तो ये 1 साल के अंदर ही उभर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो आती है वो 30 से लेकर 35 लाख के अंदर आती है। उस पर गवर्नमेंट तकरीबन 10 लाख रुपए टैक्स वसूल लेती है। अभी एक मारुति स्विफ्ट ले लो आप, वो तकरीबन 5 से लेकर 5.5 लाख रुपए की आती है। उस पर तकरीबन गवर्नमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए टैक्स वसूल लेती है। ऐसे में दोस्तों देश की एसयूवीज पे तकरीबन 45 से लेकर 50% का गवर्नमेंट टैक्स वसूल लेती है। और अगर आप कंपनियों के स्टेटस के बारे में जानोगे तो हर एक गाड़ियों पे कंपनी हार्डली 10% का प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। और अगर उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लोगे तो 6% के भी नहीं रहते, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने आपको बताया था। ऐसे में दोस्तों कंपनियों से तो अब उम्मीद करना छोड़ ही दो कि वो अपने गाड़ियों के दाम कम करेंगे, जिस वजह से ये सेक्टर उभर पाए, क्योंकि उनके पास गाड़ियों के दाम करने की अब क्षमता नहीं रह गई,
क्योंकि वैसे ही गाड़ियां अब बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे वो लोग बेच रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ही उनके लिए एक होप जगा सकती है कि वो उन सारी गाड़ियों पे टैक्स थोड़ा कम करे, ताकि ये सारी गाड़ियों के वॉल्यूम ज्यादा हो जाएं, वॉल्यूम ज्यादा बिके, जिस वजह से ये सारे सेक्टर्स भी उभर पाएं और ये सारे सेक्टर्स एक अच्छा परफॉर्म कर सके। यही दोस्तों मैं रियल एस्टेट सेक्टर में भी बोलना चाहूंगा। रियल एस्टेट सेक्टर भी दोस्तों ऐसा ही सेक्टर है, गवर्नमेंट जितनी ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देगी उतना ही ये सेक्टर उभर पाएगा। जैसे भी 2,67,000 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी थी, जिस वजह से ये सेक्टर काफी ज्यादा उभरा। ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट को और भी कुछ स्कीम्स लानी पड़ेंगी ताकि लोग एनकरेज हों घर लेने के लिए, जिसमें दोस्तों बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना, घर लेने पे सब्सिडीज बढ़ाना और भी कई सारे फैसिलिटीज देना, जिस वजह से एक आम आदमी वो कॉस्ट को बियर कर सके कि वो एक छोटा सा घर अपने लिए ले सके। इसीलिए दोस्तों तभी जाके ये सारे सेक्टर्स उभर पाएंगे, क्योंकि देश में इन्वेंटरीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि देश में कस्टमर उतने नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का ही 100% रोल होगा या होना चाहिए ये सारे सेक्टर्स को मुश्किल में से निकालने में। ऐसे में दोस्तों अगर कुछ स्टॉक के बारे में बात करूं तो इसमें टेलीकॉम सेक्टर हो जाएंगे, इसमें आईटी सेक्टर हो जाएंगे जो स्टेबल रहेंगी, वो अभी भी स्टेबल हैं। आप इन सारे स्टॉक्स को देख लो, जैसे टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे स्टॉक एक स्टेबल कंडीशन में ही घूम रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया की तो बात ही आप छोड़ दो, वो सब तो फालतू ही हो गया, जिसमें जियो हो गया, ये सारे स्टॉक्स भी दोस्तों एक अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स ऐसे माहौल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये सारे स्टेबल स्टॉक्स हैं। अगर सारे के सारे मैं सेक्टर्स के बारे में बात करने बैठ गया तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हो जाएंगे जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको कुछ एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। ऐसे में दोस्तों मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदें, क्योंकि कंपनियों के पास एक्सपांशन करने के लिए फंड रहना भी बहुत जरूरी है। आप एक मिड कैप स्टॉक लोगे या फिर स्मॉल कैप स्टॉक लोगे, उसको उभरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लॉकडाउन के समय में वैसे ही कंपनियां बर्बाद हो चुकी होंगी या फिर उनकी उभरने की स्थिति नहीं रही होगी। ऐसे में फालतू में रिस्क लेना एक बेवकूफ़ी ही होगी। ऐसे में आप ये सोचोगे कि मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके एक मोटा पैसा कमा लूंगा, तो ये 100% बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्लू चिप स्टॉक ही खरीदें, ताकि आपको घबराहट नहीं हो या फिर रिस्क ना हो ऐसे स्टॉक्स को लेने से। इसलिए दोस्तों बस मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और जाके बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।